समुद्र की वो अनंत लहरें, जहां हर मोड़ पर सपने और खतरे आपस में टकराते हैं, वहीं एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी किंवदंती जो दुनिया को और हमारे देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये कहानी है उस शुरुआत की। ये है वन पीस। मेरा खजाना? हाँ, वो तो वही है जहां मैंने उसे छोड़ा था। अगर उसे ढूंढ सकते हो तो वो सब तुम्हारा है। ये शब्द थे इतिहास के सबसे महान, सबसे बदनाम समुद्री डाकू गोल्ड रॉजर के। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया था। दौलत, शोहरत, ताकत, हर वो चीज जिसका कोई सपना देख सकता है। उसे समुद्री डाकुओं का राजा कहा जाता था, द किंग ऑफ द पायरेट्स। और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उसने इन शब्दों से एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। रॉजर के उन आखिरी शब्दों ने एक नए युग को जन्म दिया, जिसे आज हम जानते हैं समुद्री डाकुओं के महान युग, या द ग्रेट एरा ऑफ पायरेसी के नाम से। अचानक से दुनिया के कोने कोने से अनगिनत साहसी लोगों ने अपने झंडे उठाए, अपने जहाज तैयार किए और उस एक पौराणिक खजाने की तलाश में समंदर का रुख किया। वो खजाना था वन पीस। हर किसी की आंखों में बस एक ही सपना था, अगला समुद्री डाकुओं का राजा बनना। पर सवाल यह है कि आखिर ये वन पीस है क्या? क्या वो सोने चांदी का कोई ढेर है, या कोई ऐसी शक्ति जो दुनिया को झुका दे? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने उस दिन से लेकर आज तक पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रखा है। तो चलिए इस महान साहसिक यात्रा पर हम सब साथ निकलते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से लड़के का सपना एक किंवदंती बनने की राह पर निकल पड़ता है, कैसे एक वादे की कीमत चुकाई जाती है, और कैसे ये अविश्वसनीय, लंबी और खतरनाक यात्रा असल में शुरू होती है। दुनिया को बदलने वाली उस महान किंवदंती से बहुत दूर हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत से बंदरगाह वाले गांव में। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बहुत सीधी सादी थी, हवा में समंदर के नमक की महक थी और दिन बड़े ही आराम से गुजरते थे, जब तक एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। ये है विंडमिल विलेज, एक बहुत ही शांत और आरामदायक जगह। और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है एक छोटे ऊर्जा से भरे लड़के से, जिसका नाम है मंकी डी लफी। उसकी ये साधारण सी जिंदगी तब हमेशा हमेशा के लिए बदल गई जब लगभग 1 साल पहले एक हंसमुख और दोस्ताना समुद्री डाकुओं के दल ने इस गांव को अपना ठिकाना बना लिया। और जरा इस लड़के को तो देखिए, अपनी बात साबित करने के लिए ये कुछ ऐसा कर रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इसने अपनी ही आंख के नीचे एक चाकू रख लिया है। ये एक ही पल में हमें उसके लापरवाह लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत इरादों वाले स्वभाव से मिलवा देता है। वो उन समुद्री डाकुओं यानी रेड हेड पायरेट्स जिन्हें वो अपना हीरो मानता है, ये साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है कि वो उनके साथ समंदर की यात्रा करने के लिए काफी मजबूत है। और यह है रेड हेड शैंक्स, उन समुद्री डाकुओं के कप्तान। साफ देखा जा सकता है कि लफी उन्हें कितना पसंद करता है, लेकिन शैंक्स उसके समुद्री डाकू बनने के सपने को बस हंसकर टाल देता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रूर है या लफी को नीचा दिखाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लफी की परवाह करता है। वो उसे अभी भी एक बच्चा ही समझता है, एक एंकर, जैसा कि वो उसे मजाक में कहता है, क्योंकि लफी तैर भी नहीं सकता। और शैंक्स जानता है कि समुद्री डाकुओं की जिंदगी कितनी खतरनाक है, जिसके लिए लफी अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। शराब खाने में पार्टी चल रही है, हंसी मजाक का माहौल है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जब तक कि दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ नहीं खुलता। एक काली छाया कमरे में दाखिल होती है और अचानक से सारी खुशी, सारा शोर हवा में गायब हो जाता है। माहौल में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। एक खतरा दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। ये पहाड़ी डाकू हिगुमा शैंक्स का अपमान करता है, उस पर शराब फेंकता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शैंक्स वो बस हंस देता है। ये एक बहुत ही ताकतवर पल है जो हमें शैंक्स के कैरेक्टर की गहराई दिखाता है। वो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत हर अपमान का जवाब देने में नहीं होती। कुछ लड़ाइयां लड़ने के लायक ही नहीं होती, खासकर तब जब वो सिर्फ झूठे घमंड के लिए लड़ी जा रही। लेकिन छोटा लाफी ये सब नहीं समझ पाता। वो गुस्से से लाल है। उसकी नजरों में एक हीरो को हमेशा लड़ना चाहिए, उसे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वो चिल्लाता है कि शैंक्स एक कायर है। वो अभी ये नहीं समझ पाया है कि कभी-कभी न लड़ना ही सबसे बड़ी ताकत की निशानी होती है। ये एक ऐसा सबक है जिसे उसे अभी सीखना बाकी है। और फिर अचानक कुछ बहुत ही अजीब होता है। गुस्से में बैठे लफी का हाथ रबड़ की तरह खिंचकर दूर चला जाता है। ये देखकर शैंक्स के होश उड़ जाते हैं।
पता चलता है कि लफ़ी ने गुस्से में अनजाने में एक अजीब सा बैंगनी फल खा लिया था जो समुद्री डाकुओं के पास एक संदूक में रखा था, और उस एक निवाले ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो आखिर वो था क्या? उसे कहते हैं डेविल फ्रूट। वन पीस की दुनिया में ये कुछ रहस्यमयी फल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें समुद्र के शैतान की आत्मा बसती है। जो भी इन्हें खाता है उसे अविश्वसनीय सुपर ह्यूमन शक्तियां मिलती हैं। लफ़ी ने जो फल खाया है वो है गम गम फ्रूट, जिसने उसके पूरे शरीर को रबर में बदल दिया है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो सौदा ये है, शक्ति, लफ़ी अब एक रबर मैन है। उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से खिंच सकता है, वो गोलियों और तोपों से भी बेअसर रह सकता है। और कीमत? वो फिर कभी तैर नहीं पाएगा। समुद्र उसे नफरत करेगा, उसे एक हथौड़े की तरह नीचे खींच लेगा। एक समुद्री डाटू जिसका सपना समंदर पर राज करना है, वो अब समुद्र में तैर भी नहीं सकता। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? उसने अपने सपने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां लफ़ी का न्याय का सीधा सादा बचकाना विचार और शैंक्स का दुनिया देख चुका परिपक्व दृष्टिकोण आपस में टकराने वाले हैं। और इस टकराव के जो नतीजे होंगे वो बहुत ही गंभीर और जीवन बदलने वाले होंगे। और यहां हम शैंक्स का असली रूप देखते हैं। जब ह्योगुमा और उसके लोग लौटकर लफ़ी का मजाक उड़ाते हैं और उसे धमकाते हैं, तो शैंक्स का वो हंसमुख चेहरा एकदम से गायब हो जाता है। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो जाती हैं। वो कहता है, तुम मुझ पर खाना फेंक सकते हो, शराब डाल सकते हो, मैं हंसकर टाल दूंगा, लेकिन किसी भी वजह से मेरे दोस्त को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। और फिर हम देखते हैं रेड हेडेड पायरेट्स की असली ताकत। वो पहाड़ी डाकुओं को पलक झपकते ही धूल चटा देते हैं। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो बस ताकत का एक प्रदर्शन है। बेन बेकमैन, जो शैंक्स का फर्स्ट मेट है, सिगरेट के एक कश से ही एक डाकू को ढेर कर देता है और अकेले ही पूरी टोली को संभाल लेता है। ये हमें दिखाता है कि ग्रैंड लाइन के एक असली अनुभवी समुद्री डाकू दल और इन छोटे मोटे डाकुओं के बीच ताकत का कितना बड़ा फर्क है। अपनी हार देखकर फिगुमा हताशा में एक स्मोक बम का इस्तेमाल करता है और लफ़ी को बंदी बनाकर समंदर में एक छोटी सी नाव पर भाग जाता है। अब मामला गांव से निकलकर खुले और खतरनाक समंदर में पहुंच गया है। एक छोटा सा लड़का जो तैर नहीं सकता, एक क्रूर और डरे हुए डाकू के साथ अकेला है। और फिर वो पल आता है जो वन पीस की पूरी कहानी को एक तरह से परिभाषित करता है। एक विशाल समुद्री राक्षस, वही जो लफ़ी के गांव के पास के समंदर में रहता है, हिगुमा को खा जाता है और फिर लफ़ी पर हमला करने वाला होता है। और ठीक उसी पल शैंक्स उसे बचाने के लिए अपनी बाईं बांह खो देता है। ये एक चौंकाने वाला, दिल दहला देने वाला बलिदान है। शैंक्स ने सिर्फ लफ़ी की जान नहीं बचाई है, उसने उसके सपने को बचाया है और आने वाली पीढ़ी में अपना विश्वास दिखाया है। ये बस एक हाथ ही तो है। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। इन शब्दों से शैंक्स की किरदार की अविश्वसनीय ताकत और उसकी दयालुता का पता चलता है। अपनी बांह खोने के इतने बड़े दर्द के बावजूद वो सिर्फ लफ़ी की सुरक्षा के बारे में सोच रहा है। ये एक ऐसा पल है, एक ऐसा सबक है जिसे लफ़ी अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। और फिर जब शैंक्स और उसका दल आखिरकार गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं, तो शैंक्स लफ़ी को अपनी सबसे कीमती चीज देता है, उसकी स्ट्रॉ हैट। ये सिर्फ एक टोपी नहीं है, ये एक वादा है, एक मशाल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है। शैंक्स कहता है, जब तुम एक महान समुद्री डाकू बन जाओ, तब ये टोपी मुझे लौटाने आना। ये टोपी अब लफ़ी के सपने और शैंक्स के विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। 10 साल बीत जाते हैं। इन 10 सालों में लुफी ने उस एक वादे को पूरा करने के लिए खुद को हर दिन ट्रेन किया है, अपनी रबर की शक्तियों में महारत हासिल की है। वो छोटा सा बच्चा नहीं रहा, वो अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो 10 साल पहले एक वादा किया गया था और आज वो वादा एक महान साहसिक यात्रा की शुरुआत कर रहा है। लफ़ी की ग्रैंड लाइन तक पहुंचने और समुद्री डाकुओं का राजा बनने की यात्रा अब असल में शुरू होती है। और इसे देखिए, अपनी यात्रा के पहले ही पल में लफ़ी का सामना उसी समुद्री राक्षस से होता है जिसने शैंक्स की बांह ली थी। ये जैसे किस्मत ने ही तय किया था। ये लफ़ी के लिए एक इम्तिहान है, ये साबित करने का मौका कि वो कितना मजबूत हो गया है और शैंक्स का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। घम, पिस्टल, एक ही झटके में अपनी रबर की बाह को एक गुलेल की तरह पीछे खींचकर लफ़ी उस विशाल राक्षस को एक ही वार में हरा देता है। ये सिर्फ एक मुक्का नहीं है, ये 10 साल की मेहनत का नतीजा है।
एक वादे का वजन है और एक सपने की ताकत का प्रतीक है। ये एक नए समुद्री डाकुओं के युग की शुरुआत का ऐलान है। मैं बनने जा रहा हूं समुद्री डाकुओं का राजा। इन शब्दों के साथ लुफी अकेले ही एक छोटी सी नाव में अपनी महान यात्रा पर निकल पड़ता है। उसका दिल उम्मीद और रोमांच से लबालब भरा है। वो अपनी खुद की किंवदंती लिखने के लिए तैयार है। वो सफल होगा या कोशिश करते हुए मर जाएगा, मैं उसे ऐसे ही जानता हूं। जरा सोचिए, ये शब्द कितने पावरफुल हैं। ये शब्द कोबी नाम के एक लड़के ने कहे थे, और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये उस यकीन की कहानी है, उस विश्वास की, जो किसी भी इंसान को नामुमकिन काम करने की हिम्मत दे सकता है। और ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान का अटूट सपना सबसे टूटे हुए और डरे हुए दिलों में भी एक क्रांति की आग जला सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है खुले समंदर के बीचों बीच। एक बड़ा सा यात्री जहाज है जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। ऊपर से देखने पर तो सब कुछ शांत लगता है, लेकिन जहाज के अंदर एक अजीब सा डर का माहौल है। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कोबी से, एक पतला दुबला चश्मा पहनने वाला लड़का जो इतना डरपोक है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को ही अपनी किस्मत मान लिया है। वो खूंखार समुद्री डाकू अलविदा की गुलामी में जी रहा है, और अब तो उसने भागने की उम्मीद भी छोड़ दी है। कोबी की आंखों में ना कोई चमक है, ना कोई उम्मीद। 2 साल, सोचिए, पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले वो बस मछली पकड़ने निकला था और गलती से अलविदा के समुद्री डाकुओं के जहाज पर पहुंच गया। अपनी जान बचाने के लिए वो उनका केबिन बॉय बन गया, और अब वो ये मान चुका है कि उसकी जिंदगी बस यहीं तक है, डाकुओं की सेवा करते करते ही गुजर जाएगी। उसका एक सपना था, नेवी में शामिल होकर अच्छे लोगों की मदद करना, पर अब वो सपना कहीं बहुत गहरे दब चुका है। और ठीक इसी निराशा भरे माहौल में जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, तब एक अजीब सी घटना होती है। जहाज पर रखे एक बड़े से बैरल में से कोई निकलता है। यह है हमारी कहानी का हीरो, मंकी डी लफी। सिर पर एक पुरानी सी पुआल की टोपी और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिन बना दे। उसका सपना कोबी से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन उतना ही बड़ा है। उसका एक ही मकसद है, समुद्री डाकुओं का राजा बनना। जहां कोबी डर में जी रहा है, वहीं लफी का अटूट विश्वास किसी तूफान की तरह है जो सब कुछ बदल देने वाला है। जब कोबी लफी को अपने सपने के बारे में इतनी आसानी से बात करते हुए देखता है, तो वो हैरान रह जाता है। और जब लफी ये कहता है कि वो अपने सपने के लिए अपनी जान देने से भी नहीं डरेगा, तो कोबी के अंदर सालों से सोई हुई एक चिंगारी फिर से जल उठती है। उसे अपना भूला हुआ सपना याद आता है, नेवी में शामिल होना और अलविदा जैसे बुरे लोगों से लड़ना। लफी के शब्दों ने उसे एक नई उम्मीद दी। शायद वो भी इतना बहादुर बन सकता है। लेकिन हिम्मत दिखाना इतना आसान कहाँ होता है ना? जैसे ही कोबी अपने दिल की बात जुबान पर लाता है, कहानी की पहली विलन सामने आ जाती है, अलविदा, जिसे उसके विशाल और भारी भरकम लोहे के गद्दे की वजह से आयरन मेस अलविदा कहा जाता है। वो अपने क्रू पर सिर्फ डर के दम पर राज करती है। उसने कोबी की बातें सुन ली हैं और वो अपना गधा उसे कुचलने के लिए उठा लेती है। कोबी की नई नई हिम्मत की पहली और शायद आखिरी परीक्षा होने वाली है। सबकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन गधा कोबी तक पहुंचता ही नहीं। लफी बीच में आ जाता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और सबको लगता है कि लफी का काम तमाम हो गया। लेकिन जब धूल हटती है तो लफी मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। अलविदा और उसके लोग अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। ये कैसे हो सकता है? लफी बस मुस्कुराता है और बड़े आराम से कहता है, क्योंकि मैं रबर का बना हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इंसान रबर का कैसे हो सकता है? यहीं पर हमें इस दुनिया का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पता चलता है, डेविल फ्रूट्स। ये कुछ रहस्यमयी फल हैं जिन्हें खाने वाले को कोई ना कोई सुपर पावर मिल जाती है। लफी ने बचपन में गलती से गम फ्रूट खा लिया था, जिससे उसका पूरा शरीर रबर का बन गया। लेकिन इन शक्तियों की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो अपने तैरने की काबिलियत हमेशा के लिए खो देता है। सोचिए, एक समुद्री डाकू जो समंदर में तैर ही नहीं सकता, कितनी बड़ी कीमत है ये। तो रबड़ का शरीर होने का फायदा क्या है? चलिए देखते हैं लफी के पहले सिग्नेचर मूव को, गम पिस्टल। ये बहुत सिंपल लेकिन उतना ही असरदार है। पहले वो अपनी रबड़ की बांह को पीछे खींचता है और खींचता है और खींचता है, जब तक वो किसी गुलेल की तरह तन न जाए, और फिर वो उसे छोड़ता है। उसकी बांह अविश्वसनीय रफ्तार से आगे बढ़ती है और उसका मुक्का एक पिस्तौल की गोली की तरह जाकर लगता है।
बस एक ही गम गम पिस्टल से एल्विडा का खेल खत्म हो जाता है। वो उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। लेकिन लफ़ी सिर्फ लड़ने नहीं आया था। वो एल्विडा के डरे हुए क्रू की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाता है, कोबी को एक छोटी नाव दो, वो नेवी में शामिल होने जा रहा है। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये कोबी की आज़ादी का ऐलान था। लफ़ी ने न सिर्फ एक अत्याचारी को हराया, बल्कि एक दोस्त को उसके सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने में भी मदद की। अब जब कोबी आज़ाद है और लफ़ी के साथ अपनी छोटी सी नाव पर है, तो उसे एक बात समझ आती है। अगर लफ़ी को समुद्री डाकुओं का राजा बनना है तो उसे ग्रैंड लाइन जाना होगा। ग्रैंड लाइन ये दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर है। मौसम कब बदल जाए, कौन सा मॉन्स्टर सामने आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इसे पायरेट्स ग्रेवयार्ड यानी समुद्री डाकुओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और महान खजाना वन पीस इसी ग्रैंड लाइन के आखिरी छोर पर कहीं छिपा है। एक विलेन को हरा दिया, एक दोस्त को आजाद कर दिया, लेकिन पायरेट किंग का सफर अकेले तय नहीं हो सकता। लफ़ी को पता है कि उसे एक क्रू की जरूरत है। उसकी अगली मंजिल है शेल्स टाउन। ये एक मरीन बेस है और यहां के बारे में अफवाहें हैं कि यहां एक राक्षस जैसा आदमी कैद है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े डाकू कांप उठते हैं। समुद्री डाकू शिकारी रोरोनोआ ज़ोरो। जैसे ही वो लोग शेल्स टाउन में कदम रखते हैं, हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लफ़ी बस ज़ोरो के बारे में पूछता है और पूरा रेस्टोरेंट एकदम शांत हो जाता है। लोग कानाफूसी करने लगते हैं और जब कोबी गलती से मरीन कैप्टन का नाम ले लेता है तो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये साफ है कि इस शहर पर किसी अत्याचारी का राज है। अफवाहें तो बहुत सुन ली, लेकिन लुफी तो अपनी आंखों पर यकीन करता है। वो सीधा मरीन बेस की दीवार पर चढ़कर अंदर झांकता है और वहां बेस के बीचों बीच उसे ज़ोरो मिलता है। लेकिन वो किसी राक्षस जैसा नहीं दिखता। वो एक आदमी है जिसे एक सूली जैसे खंबे से बांध कर रखा गया है और वो चिलचिलाती धूप में बिना कुछ कहे अपनी सजा काट रहा है। ये नज़ारा एक सवाल खड़ा करता है, आखिर ये आदमी है कौन और यहाँ इस हाल में क्यों है? तो यही वो सवाल है जो हमारे सामने है। क्या ज़ोरो सच में वो शैतान है जिसके बारे में सब बात करते हैं, या फिर कहानी कुछ और है? लफ़ी का लॉजिक बड़ा सीधा है। वो कहता है अगर मरीन ने इसे पकड़ा है तो ये बुरा आदमी नहीं हो सकता। वो अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला करता है। और जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, शेल्स टाउन का असली घिनौना चेहरा सामने आने लगता है और ये भी साफ हो जाता है कि असली शैतान वो नहीं है जो खंबे से बंधा है, बल्कि वो हैं जो वर्दी पहनकर शहर पर राज कर रहे हैं। और इस भ्रष्टाचार का चेहरा है हेलमेप्पो, कैप्टन मॉर्गन का बिगड़ा हुआ घमंडी बेटा। उसे देखते ही पता चल जाता है कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। वो अपने बाप के नाम और रुतबे का इस्तेमाल करके पूरे शहर को डरा कर रखता है और लोगों पर जुल्म करता है। और अब देखिए कौन असली मॉन्स्टर है। एक तरफ ज़ोरो है जो चुपचाप बिना किसी शिकायत के अपनी सजा काट रहा है, और दूसरी तरफ है हेलमेप्पो जो एक छोटी सी बच्ची के लाए हुए चावल के गोलों को जमीन पर गिराकर अपने जूते से कुचल देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कर सकता है। ये एक छोटा सा सीन हमें इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ बता देता है। ये वो पल है जो हमें ज़ोरो के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बच्ची रोते हुए चली जाती है। लफ़ी वो मिट्टी में सने कुचले हुए चावल के गोले उठाता है और ज़ोरो को देता है, और ज़ोरो बिना एक पल सोचे उन्हें खा लेता है। और फिर वो लफ़ी से कहता है, उस बच्ची से कहना ये बहुत स्वादिष्ट थे। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद वो एक छोटी बच्ची की हिम्मत और उसकी कोशिश का सम्मान करता है। ये दिखाता है कि वो असल में कैसा इंसान है। और फिर जब वो उस छोटी बच्ची से बात करते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। ज़ोरो को सजा क्यों मिली? क्योंकि उसने उस बच्ची को हेलमेप्पो के खतरनाक पालतू भेड़िए से बचाया था, और ये सजा भी एक डील का हिस्सा थी। हेलमेप्पो ने कहा था कि अगर ज़ोरो 1 महीने तक खंबे से बंधा रह पाया तो वो उसे जाने देगा। अब सब कुछ साफ था। शहर के लोग ज़ोरो से नहीं बल्कि कैप्टन मॉर्गन और उसके बेटे के जुल्म से डरते थे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। लफ़ी सुन लेता है कि हेलमेप्पो अपने दोस्तों से शेख ही बघार रहा है कि उसका ज़ोरो को आज़ाद करने का कोई इरादा नहीं है, वो तो बस मजा ले रहा था, और 3 दिन बाद ज़ोरो को फांसी पर लटका दिया जाएगा। और लफ़ी के लिए एक वादा तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है।
बस इतना ही काफी था। अगले ही पल लफी के मुक्का हेलमेपो के मुंह पर होता है और लफी खुद को मरीन का दुश्मन घोषित कर देता है। कैप्टन के बेटे पर हाथ उठाना मतलब सीधे सीधे मरीन बेस के कैप्टन को चैलेंज करना। अब यह लड़ाई सिर्फ जोरो को बचाने की नहीं रही, अब यह लड़ाई पूरे शेल्सटाउन की आजादी की बन गई है और लफी इस लड़ाई के बिल्कुल बीच में है। और अब एंट्री होती है असली विलन की, नेवल कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन, एक बहुत ही विशाल और डरावना आदमी जिसके जबड़े पर स्टील की प्लेट लगी है और एक हाथ की जगह पर एक बड़ी सी कुल्हाड़ी है। उसे देखकर ही पता चलता है कि वो अपनी ताकत का कैसे इस्तेमाल करता होगा। वो इस शहर का कानून है और उसका कानून ही सब कुछ है। मॉर्गन की सोच बड़ी साफ और उतनी ही खतरनाक है। वो अपने मरीन सैनिकों से कहता है, इस दुनिया में रैंक ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो सही है। उसका मानना है कि क्योंकि वो कैप्टन है, क्योंकि उसके पास रैंक है, इसलिए वो जो भी करता है वो सही है। उसके फैसलों पर सवाल उठाने की इजाजत किसी को नहीं है। तो यहां पर दो दुनियाएं टकरा रही हैं, दो अलग अलग विचारधाराएं। एक तरफ है लफी जो आजादी, दोस्ती और सपनों के लिए लड़ता है, वो अपने दिल की सुनता है। और दूसरी तरफ है मॉर्गन जिसके लिए ताकत, रुतबा और कंट्रोल ही सब कुछ है। ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि आजादी और तानाशाही की है। लफी जोरो की रस्सियां खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत मजबूत हैं। वो जानता है कि एक तलवारबाज के लिए उसकी तलवारें कितनी अहम होती हैं, और मॉर्गन के लोगों ने जोरो की तीनों तलवारें जब्त कर ली हैं। तो वो सीधे सीधे कहता है, मैं तुम्हारी तीनों तलवारें वापस लाऊंगा और बदले में तुम मेरे क्रू में शामिल होगे। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक ऐलान था। अब सवाल यह है कि वो तलवारें लाएगा कैसे? छिपकर, चुपके से? नहीं, वो लफी का तरीका नहीं है। वो बेस के बाहर जाता है, दो खंभों के बीच खड़ा होता है, अपनी बाहें फैलाकर उन्हें पकड़ता है और खुद को एक गुलेल की तरह इस्तेमाल करता है। और फिर फ्यू, सीधा मरीन बेस की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंच जाता है। यही लफी का स्टाइल है, कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ एक्शन। इस बीच बेस के आंगन में जोरो को फांसी देने की तैयारी हो रही है, और जब जोरो मौत के मुंह में खड़ा है, कहानी हमें अतीत में ले जाती है, जोरो के बचपन में। यह समझने के लिए कि जोरो इतना जिद्दी क्यों है, उसकी इस अविश्वसनीय इच्छा शक्ति का असली सोर्स क्या है। बचपन में जोरो एक तलवारबाजी के स्कूल में था। उसका एक ही सपना था, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना। लेकिन एक इंसान था जिसे वो कभी नहीं हरा पाया, कुइना, जो स्कूल के मास्टर की बेटी थी। एक रात कुइना रो रही थी क्योंकि उसके पिता ने कहा कि लड़कियां बड़ी होकर मर्दों जितनी ताकतवर नहीं बन सकती, इसलिए वो कभी सबसे बड़ी तलवारबाज नहीं बन पाएगी। उस रात जोरो और कुइना ने एक दूसरे से वादा किया कि उन दोनों में से कोई एक दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज जरूर बनेगा। लेकिन अगले ही दिन कुइना की एक बेतुके हादसे में मौत हो जाती है। उस दिन जोरो ने उसकी तलवार उठाई और एक वादा किया, एक वादा जो अब वो दोनों के लिए निभाएगा। वो इतना ताकतवर बनेगा कि उसका नाम जन्नत में बैठी कुइना तक पहुंच जाए। मुझे हम दोनों के लिए वादा निभाना होगा। तो अब आप समझ रहे हैं, जोरो की लड़ाई सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका सपना सिर्फ उसका नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा, वो कुइना के सपने को भी अपने साथ लेकर चल रहा है। यही वजह है कि वो हार नहीं मान सकता, यही वजह है कि वो मर नहीं सकता। तो चलिए वापस आते हैं आज में, जहां जोरो के सामने बंदूकें तनी हुई हैं और लफी बेस के अंदर उसकी तलवारें ढूंढ रहा है। अब मंच तैयार है। इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप में से एक की शुरुआत होने वाली है। एक भविष्य का पायरेट किंग और एक भविष्य का दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज पहली बार एक साथ लड़ने जा रहे हैं। मरीन सैनिक तैयार हैं, बस कैप्टन मॉर्गन के एक ऑर्डर का इंतजार है। जोरो की जिंदगी बस खत्म होने वाली है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, कुइना से किया गया वादा। और वो अपने मन में कहता है, मैं अभी नहीं मर सकता। यह उसकी जिद है, उसकी इच्छा शक्ति है जो उसे आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत दे रही है। और ठीक उसी पल जब गोलियां चलने ही वाली थीं, लफी वहां पहुंच जाता है। वो जोरो के सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और उसके हाथों में होती हैं जोरो की तीनों तलवारें। गोलियां लफी के रबर के शरीर से टकराकर वापस चली जाती हैं। लफी ने सौदे का अपना हिस्सा पूरा कर दिया। अब जोरो को चुनना था, एक समुद्री डाकू शिकारी की तरह मरना या एक समुद्री डाकू की तरह जीना और अपने सपने को पूरा करना। जो मेरी अवहेलना करते हैं उन्हें मरना ही होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शेल्सटाउन का कानून है। ये घोषणा है मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन की,
एक ऐसा आदमी जिसने लोहे की मुट्ठी और हाँ, स्टील के जबड़े से इस पूरे द्वीप पर अपना आतंक फैला रखा है। उसकी आवाज में कोई शक नहीं है, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ एक बर्फीली कठोर सच्चाई है। उसके लिए न्याय और उसकी अपनी इच्छा में कोई फर्क है ही नहीं। वो जो कहता है वही इस द्वीप का सच बन जाता है। और फिर ये चेहरा है, एक चौड़ी, बेफिक्र और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान जो उस क्रूरता का जैसे मजाक उड़ा रही हो। यह है मंकी डी लफ़ी, एक लड़का जिसके पास एक छोटी सी नाव के अलावा कुछ भी तो नहीं है, लेकिन उसका सपना वो तो समुद्र से भी बड़ा है। तो क्या होता है जब एक निरंकुश शक्ति एक ऐसी आजाद भावना से टकराती है जिसे झुकाया ही नहीं जा सकता? ये लड़का जो मौत के सामने भी मुस्कुरा रहा है, वो एक ऐसे जालिम के सामने कैसे खड़ा हो सकता है जिसने पूरे शहर को अपने डर से झुका रखा है? यहीं से हमारी आज की कहानी की असल शुरुआत होने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक क्रूर कैप्टन का साम्राज्य ढहता है। हम गवाह बनेंगे उस शपथ के जो पहले साथी को हमेशा के लिए क्रू से बांध देगी। फिर हम उस दोस्ती को देखेंगे जो अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद भी नहीं टूटती। और आखिर में हम एक ऐसी रहस्यमयी चोर से मिलेंगे जो सिर्फ समुद्री डाकुओं को ही अपना निशाना बनाती है। तो चलिए इस साहसिक यात्रा के अगले चरण में गोता लगाते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं या जिन्हें एक छोटी सी याद दहानी चाहिए, उनके लिए कहानी अब तक कुछ यूं है। मंकी डी लफ़ी एक असाधारण लड़का है जिसका बस एक ही लक्ष्य है, पायरेट किंग बनना और महान खजाना वन पीस खोजना। उसकी सबसे कीमती चीज है उसकी स्ट्रॉ हैट, जो उसे उसके हीरो महान समुद्री डाकू रेड हेड शैंक्स ने एक वादे के तौर पर दी थी। वादा यह था कि एक दिन लफ़ी एक महान समुद्री डाकू बनेगा और यह हैट उसे लौटाएगा। तो यह हैट सिर्फ एक टोपी नहीं, ये उसके सपने का प्रतीक है। अपने सफर की शुरुआत में ही वो कोबी नाम के एक डरपोक लड़के को क्रूर समुद्री डाकू अल्विडा के चंगुल से बचाता है। कोबी का सपना मरीन बनने का है और लफ़ी की हिम्मत देखकर उसे अपने सपने को पूरा करने का हौसला मिलता है। लफ़ी को पता है कि पायरेट किंग बनने के लिए उसे क्रू चाहिए होगा और उसका पहला निशाना है पायरेट हंटर रोरोनोआ ज़ोरो, एक ऐसा तलवारबाज जिसके नाम से ही समुद्री डाकू कांपते हैं। लेकिन जब वे शेल्स टाउन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ज़ोरो को कैप्टन मॉर्गन ने फांसी के लिए कैद कर रखा है। और पिछली कड़ी के बिल्कुल आखिर में ज़ोरो को बचाने के लिए लफ़ी निहत्था ही मरीन फायरिंग स्क्वाड के सामने जाकर खड़ा हो गया था। और कहानी ठीक यहीं से आगे बढ़ती है। हम मरीन बेस के फांसी के मैदान में हैं। माहौल में बारूद और डर की गंध घुली हुई है। ज़ोरो एक खंबे से बंधा है, कोबी दहशत में है और लफ़ी, खैर लफ़ी तो बस लफ़ी है जो सीधे गोलियों की बौछार के सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। कैप्टन मॉर्गन के आदेश पर मरीन्स गोलियां बरसाते हैं और बैप 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 की एक बड़ी अजीब सी आवाज गूंजती है, जैसे किसी रबर की दीवार से कंकड़ टकरा रहे हों। गोलियां लफ़ी के शरीर से टकराकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए उछल रही हैं। लफ़ी ने ज़ोरो और कोबी के लिए एक जीती जागती ढाल बना ली है और उसे खरोश तक नहीं आई है। मरीन अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बंदूकें बेकार हो गई हैं। ये क्या चीज है? ये कौन सा जादू है? लेकिन ज़ोरो, जो हफ्तों से भूखा प्यासा खंबे से बंधा है, इस अजीब नज़ारे को देखकर हैरान नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है, ये कुछ खास है। और बस उसी पल ज़ोरो अपना फैसला कर लेता है। वो चिल्लाता है, ठीक है, मैं एक समुद्री डाकू बनूंगा, मैं तुम्हारे क्रू में शामिल हो जाऊंगा, अब बस मुझे इन रस्सियों से खोलो। लेकिन भीड़ में एक शख्स है जो बिल्कुल भी हैरान नहीं है, कैप्टन मॉर्गन, जिसका एक हाथ एक विशाल कुल्हाड़ी है और जिसके जबड़े स्टील के बने हैं, बड़ी शांति से इस पूरी स्थिति को देखता है और वो अपनी गहरी आवाज में घोषणा करता है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उसने डेविल फ्रूट में से एक खाया है। ये पहली बार है जब कहानी में इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्य और शक्ति के स्रोत डेविल फ्रूट्स का जिक्र होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये डेविल फ्रूट आखिर है क्या? कहानी यहाँ एक पल के लिए रुकती है ताकि हम इस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्योंकि ये वन पीस की दुनिया का एक बहुत ही जरूरी नियम है। इसे समझना आगे की पूरी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। तो डेविल फ्रूट्स यानी शैतानी फल समुद्र के रहस्यमयी फल हैं। कहा जाता है कि ये समुद्र के शैतान का अवतार हैं। जो कोई भी इन्हें खाता है उसे अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फल खाने वाला व्यक्ति समुद्र द्वारा नफरत किया जाता है और अपनी तैरने की क्षमता हमेशा के लिए खो देता है। पानी में गिरते ही वे एक हथौड़ी की तरह सीधे डूब जाते हैं। अब सोचिए,
एक ऐसी दुनिया में जो लगभग पूरी तरह से पानी से घिरी है, जहां हर सफर समुद्र के रास्ते होता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अभिशाप है। और लफ़ी, वो तो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उसने एक गम गम फ्रूट खाया है, जिसने उसके पूरे शरीर को रबर में बदल दिया है। वो अपने अंगों को अविश्वसनीय तरीके से खींच सकता है, और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, गोलियों और घूंसों जैसे हमलों का उस पर कोई असर ही नहीं होता। वो बड़े गर्व से घोषणा करता है, मैं एक रबर मैन हूं। तो वापस एक्शन में आते हैं। मॉर्गन को पता है कि गोलियां बेकार हैं, तो वो अपने आदमियों को तलवारें इस्तेमाल करने का आदेश देता है। इस बीच लफ़ी जोरो को बांधने वाली रस्सियों को खोलने के लिए संघर्ष कर रहा है। रस्सियां बहुत मजबूती से बंधी हैं और समय तेजी से हाथ से निकल रहा है। मरीन्स तलवारें लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक आखिरी पल में लफ़ी रस्सियां खोल देता है और जोरो को उसकी 3 तलवारें सौंपता है। और फिर एक ऐसा पल आता है जो जोरो के किरदार को हमेशा के लिए परिभाषित कर देता है। जोरो एक तलवार अपने मुंह में दबाता है और 2 अपने हाथों में पकड़ता है। उसकी आभा, उसका पूरा वजूद, सब कुछ बदल जाता है। वो अब एक बेबस कैदी नहीं, बल्कि एक शिकारी है, एक दानव। वो आगे बढ़ते मरीन्स को अपनी पैनी नजरों से घूरता है और फुसफुसाता है, जो पहले हिलेगा मरेगा। उसकी आवाज में और उसकी आंखों में इतनी ठंडक है कि मरीन अपनी जगह पर जम जाते हैं। फिर वो बिजली की तेजी से घूमता है और एक ही झटके में उन सभी को धराशायी कर देता है। अब जब लड़ाई एक पल के लिए रुकी है, तो कहानी के सबसे महत्वपूर्ण चरित्र क्षणों में से एक आता है। ये सिर्फ एक टीम अप नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा है, एक ऐसा समझौता जो आगे चलकर बनने वाले स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नींव रखने वाला है। जोरो, जो अभी भी खंभे के पास घुटनों पर है, अपनी नई हकीकत को स्वीकार करता है। वो कहता है, मैंने नौसेना से लड़ाई की है, इसलिए मैं अब आधिकारिक रूप से एक डाकू हूं। मतलब उसने एक ऐसी रेखा पार कर ली है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब वो हमेशा के लिए एक भगोड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून और दृढ़ संकल्प नजर आता है। और फिर वो अपना जीवन का लक्ष्य घोषित करता है। ये कोई साधारण इच्छा नहीं है, ये उसकी नियति है, उसका जीने का मकसद। वो लफ़ी की आंखों में देखकर कहता है, मेरा नाम बदनाम हो सकता है, लेकिन ये दुनिया को हिलाकर रख देगा। मैं दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने जा रहा हूं। ये शब्द हवा में गूंजते हैं, केवल एक महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एक वादा बनकर। फिर जोरो एक शर्त रखता है, एक अल्टीमेटम। वो लुफी का अनुसरण करेगा, लेकिन एक चेतावनी के साथ। अगर किसी भी वजह से तुम्हें मुझे अपना सपना छोड़ने पर मजबूर करना पड़े, तो तुम मुझे अपनी जान से मार देना। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है। वो अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहमियत देता है। और लुफी की प्रतिक्रिया, वो जोर से हंसता है। वो कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज, ये तो बहुत अच्छा है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि तुम्हारा नया बॉस पायरेट किंग बनने जा रहा है। इससे कम कुछ भी मुझे बुरा दिखाएगा। ये एक साधारण समझौता नहीं है, ये 2 बेहद महत्वाकांक्षी लोगों के बीच एक दूसरे के सपनों के लिए गहरे सम्मान का प्रतीक है। लुफी किसी ऐसे साथी को नहीं चाहता जो बस उसका अनुसरण करे। वो ऐसे साथी चाहता है जिनके अपने सपने उतने ही बड़े हों जितने उसके अपने हैं। यहीं से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की असली ताकत की नींव पड़ती है। यहां 2 असाधारण महत्वाकांक्षाएं एक साथ आती हैं। एक जो स्वतंत्रता के शिखर पर पहुंचना चाहता है, और दूसरा जो ताकत के शिखर पर पहुंचना चाहता है। उनकी मंजिलें अलग अलग हैं, लेकिन उनके रास्ते अब एक हो गए हैं। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नींव इसी आपसी सम्मान और साझा सपने पर रखी गई है, जो इस पल में एक अटूट बंधन बन जाता है। इसके साथ ही वो फिर से लड़ाई में कूद पड़ते हैं। लफ़ी अपनी रबर की शक्तियों का इस्तेमाल करके मरीन्स को गुलेल की तरह चारों ओर फेंक रहा है, जबकि जोरो अपनी 3 तलवारों से एक बवंडर की तरह आगे बढ़ रहा है। वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल में काम करते हैं, जैसे कि वे सालों से एक साथ लड़ रहे हों। निम्न रैंक वाले मरीन उनके लिए कोई मुकाबला ही नहीं है। आखिरकार मैदान में सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है, कैप्टन मॉर्गन। लफ़ी उसके विशालकाय शरीर के सामने खड़ा होता है और बिना किसी डर के अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ अपना परिचय देता है। मैं स्ट्रॉ हैट लफ़ी हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी कोबी, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहा था, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, लफ़ी, इस सड़े हुए मरीन को तबाह कर दो। ये कोबी के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है। वो जो हमेशा न्याय और मरीन में विश्वास करता था, अब समझ गया है कि मॉर्गन का शासन न्याय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और आतंक है। लड़ाई शुरू होती है। मॉर्गन अपनी विशाल कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से घुमाता है। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है और हर वार से जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन लफ़ी का रबर का शरीर इन आक्रमणों को बड़ी आसानी से झेल लेता है।
वो बस झुकता है, खिंचता है और हर हमले से बच जाता है। मॉर्गन की निराशा बढ़ने लगती है। तभी उसका कायर बेटा हेल्मिपो एक बहुत गंदा दाव चलता है। वो कोबी को पकड़ लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है और चिल्लाता है, हिलो मत, नहीं तो ये लड़का मारा जाएगा। ये कोबी के चरित्र के विकास का सबसे बड़ा पल है। कुछ ही दिन पहले ऐसी स्थिति में वो डर के मारे कांप रहा होता, लेकिन अब लफ़ी की बहादुरी से प्रेरित होकर वो अपनी जान की परवाह किए बिना चिल्लाता है, हे लफ़ी, मेरी वजह से उन्हें जीतने मत दो, उसे मुझे मारने दो। उसने अपने डर पे काबू पा लिया है और अपने दोस्त के सपने को अपनी जिंदगी से ऊपर रखा है। लफ़ी मुस्कुराता है और कहता है, तुम एक अच्छे आदमी हो कोबी, और फिर एक ही तेज घूंसे में हेल्पेपो को बेहोश कर देता है। लेकिन इस एक पल की व्याकुलता का फायदा उठाकर मॉर्गन लफ़ी पर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि कुल्हाड़ी उसे लगे, ज़ोरो बीच में आ जाता है। वो अपने कप्तान की रक्षा के लिए सीधा हमला अपने ऊपर ले लेता है और उसकी छाती पर एक गहरा घाव हो जाता है। ये एक क्रू मेंबर के रूप में उसका पहला काम है, अपने कप्तान की रक्षा करना। ये देखकर लफ़ी गुस्से में भर जाता है। वो अपनी बाहें पीछे खींचता है जहां तक वो जा सकती हैं और चिल्लाता है, गम गम बज़ूका। उसके दोनों हाथ दो तोपों की तरह आगे बढ़ते हैं और मॉर्गन को पूरी ताकत से मारते हैं, जिससे उसका आतंक का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता। मॉर्गन के हारने के साथ ही लड़ाई खत्म हो जाती है। अब समय है जश्न मनाने का और कुछ कठिन निर्णय लेने का। ये अध्याय दोस्ती की सच्ची प्रकृति और अलग-अलग सपनों का सम्मान करने के बारे में है, भले ही रास्ते अलग क्यों न हो। और आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही मॉर्गन गिरता है, मरीन बेस में डर नहीं बल्कि जश्न का माहौल बन जाता है। सभी मरीन चिल्लाते हैं, हम आज़ाद हैं, मॉर्गन के आतंक का राज खत्म हो गया है। ये इस बात की पक्की पुष्टि है कि मॉर्गन सम्मान से नहीं बल्कि डर से शासन कर रहा था। उसके अपने ही लोग उससे नफरत करते थे। बाद में शहर के एक रेस्टोरेंट में, जहां ज़ोरो अपनी चोटों का इलाज करवा रहा है और लफ़ी पेट भर के खाना खा रहा है, लफ़ी बड़े उत्साह से घोषणा करता है, हम ग्रैंड लाइन की ओर जा रहे हैं। कोबी ये सुनकर चौंक जाता है। ग्रैंड लाइन दुनिया का सबसे खतरनाक और अप्रत्याशित समुद्र है। इसे समुद्री डाकुओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और यहीं पर महान खजाना वन पीस छिपा हुआ है। यह हर समुद्री डाकू का अंतिम लक्ष्य है और लफ़ी बिना किसी तैयारी के सीधे वहीं जा रहा है। यहां एक बहुत ही भावनात्मक बातचीत होती है। कोबी मरीन में शामिल होना चाहता है और लफ़ी अब एक वांछित समुद्री डाकू है। वे दोस्त हैं, लेकिन उनके रास्ते अब अलग होने ही चाहिए। कोबी को डर है कि वो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन लफ़ी उसे आश्वासन देता है, हम अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। तभी एक मरीन ऑफिसर आता है। वो उन्हें शहर बचाने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन उन्हें जाने के लिए भी कहता है क्योंकि वे समुद्री डाकू हैं। कोबी के भविष्य की रक्षा के लिए लफ़ी एक योजना बनाता है। वो जानबूझकर कोबी को उकसाता है, उसके मरीन बनने के सपने का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोबी समुद्री डाकुओं से जुड़ा पाया गया तो उसका सपना टूट जाएगा। गुस्से और भ्रम में कोबी लफ़ी को एक जोरदार घूंसा मारता है। अब ये एक लड़ाई की तरह लग सकता है, लेकिन असल में ये दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। लूफी ने कोबी के सपने की रक्षा के लिए खुद को विलन बनाया। उसने ये सुनिश्चित किया कि मरीन कोबी को एक ऐसे लड़के के रूप में देखें जो समुद्री डाकुओं के खिलाफ खड़ा हुआ, न कि उनके दोस्त के रूप में। ये एक बहुत निस्वार्थ कार्य है जो उनकी दोस्ती की गहराई को दिखाता है, जहां एक दोस्त दूसरे के सपने को अपने मान सम्मान से भी ऊपर रखता है। जैसे ही लफ़ी और ज़ोरो अपनी नाव में बैठकर दूर जाने लगते हैं, कोबी उन्हें जोर से सलाम करता है और चिल्लाता है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन लफ़ी। और फिर एक अविश्वसनीय और दिल को छू लेने वाले पल में पूरा मरीन प्लाटून अपने ऑफिसर के नेतृत्व में उन्हें सलाम करता है। ये नियमों के सख्त खिलाफ है, लेकिन वे जानते हैं कि इन समुद्री डाकुओं ने सच्चा न्याय किया है। ये एक शक्तिशाली विदाई है जो दिखाती है कि दोस्ती और सम्मान कानून की सीमाओं से कितने परे हैं। अब जब कोबी का अध्याय समाप्त हो गया है, हमारी नई नवेली 2 सदस्यीय टीम अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। लेकिन उन्हें तुरंत ही कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो ये साबित करती हैं कि सिर्फ ताकत से पायरेट किंग नहीं बना जा सकता। खुले समुद्र में लफ़ी और ज़ोरो एक छोटी सी नाव में हैं। वे भूखे मर रहे हैं, खो गए हैं और उन्हें नेविगेट करने का जरा भी अंदाजा नहीं है। ज़ोरो, जिसे पायरेट हंटर के रूप में जाना जाता है, कबूल करता है कि वो केवल पैसा कमाने के लिए समुद्री डाकुओं का पीछा करता था और उसे दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं है। वे जल्दी से महसूस करते हैं कि उन्हें और क्रू सदस्यों की सख्त ज़रूरत है, ख़ास तौर पर एक नेविगेटर और एक रसोइये की। कहानी तब एक रहस्य पेश करती है।
जोरो की नाव अब 3 थके हारे समुद्री डाकुओं द्वारा चलाई जा रही है। वे बगी द क्लाउन के क्रू के सदस्य हैं और जोरो ने उन्हें समुद्र में बहते हुए बचाया था। जोरो उनसे पूछता है कि आखिर वे इस हाल में कैसे पहुंचे, उनका जहाज और खजाना कहाँ है। ये एक अच्छा सवाल है। मतलब कौन इतना चालाक, इतना शातिर हो सकता है कि समुद्री डाकुओं के एक पूरे दल को ही मात दे दे, उनका जहाज और खजाना चुरा ले और उन्हें एक छोटी सी नाव में मरने के लिए छोड़ दे। समुद्री डाकुओं के फ्लैशबैक के जरिए हमें इसका जवाब मिलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि समुद्री डाकुओं को समुद्र में एक छोटी नाव मिलती है जिसमें एक युवा महिला नामी असहाय और डरी हुई दिख रही होती है। वो मदद के बदले में अपना खजाना देने की पेशकश करती है। लालच में समुद्री डाकू उसके खजाने के संदूक को देखने के लिए उसकी छोटी नाव पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, नामी मुस्कुराती है और कहती है, ये सब आपका है, पूरा जहाज भी ले लो। समुद्री डाकू भ्रमित हो जाते हैं जब तक कि वे ये नहीं देखते कि खजाने का संदूक खाली है। और तभी नामी मौसम में बदलाव की भविष्यवाणी करती है। अचानक एक तेज तूफान आता है और वो उनके बड़े जहाज पर कूदकर भाग जाती है, जबकि वे उसकी छोटी खाली नाव में फंसे रह जाते। और इस तरह हमारा परिचय होता है नामी से, एक चोर जो खास तौर पर समुद्री डाकुओं को ही अपना निशाना बनाती है। वो चतुर है, साधन संपन्न है और समुद्र और मौसम का अविश्वसनीय ज्ञान रखती है। वो एक आदर्श नेविगेटर होगी, जैसा कि जोरो भी नोटिस करता है। अब कहानी के तीनों धागे, लफ़ी और जोरो की जरूरत, नामी की तलाश और बगी द क्लाउन के समुद्री डाकुओं का बदला, एक अप्रत्याशित और बहुत ही अराजक तरीके से टकराने वाले हैं। हम देखते हैं कि नामी एक शहर में है और बगी के समुद्री डाकू उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि उसने उनसे ग्रैंड लाइन का एक कीमती नक्शा चुरा लिया है। इस बीच हमारे नायक लुफी ने खाने के लिए एक विशाल पक्षी को पकड़ लिया है, लेकिन पक्षी उसे अपने साथ आसमान में ले गया है। नीचे शहर में बगी के लोग आसमान में कुछ अजीब देखते हैं और उसे तोप से मार गिराते हैं। लफ़ी आसमान से एक उल्का पिंड की तरह सीधे नीचे गिरता है, ठीक नामी और उसका पीछा करने वाले समुद्री डाकुओं के बीच। वे सब चौंक जाते हैं और ये मानते हुए कि इतना नाटकीय प्रवेश करने वाला ये शख्स जरूर नामी का बॉस होगा जो उसे बचाने आया है, वे अपना ध्यान उस पर केंद्रित कर देते हैं। समुद्री डाकुओं में से एक लफ़ी पर चाकू से हमला करता है। लफ़ी आसानी से बच जाता है, लेकिन चाकू उसकी स्ट्रॉ हैट में एक छेद कर देता है। और यहाँ हम लफ़ी के बारे में एक बेहद ज़रूरी बात सीखते हैं। उसका चेहरा जो अब तक भ्रमित था, वो पूरी तरह से उग्र हो जाता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है और वो फुसफुसाता है, हैट को मत छुओ। ये हैट सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है, ये शैंक्स के साथ किया गया एक पवित्र वादा है, उसके सपने का प्रतीक। और इसे नुकसान पहुंचाना एक ऐसी सीमा है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। गुस्से में लफ़ी उन तीनों समुद्री डाकुओं को बिना किसी खास प्रयास के हरा देता है। नामी, जो ये सब देख रही थी, उसकी ताकत से बहुत प्रभावित होती है। वो उसके पास जाती है और अपना परिचय देती है। मेरा नाम नामी है, मैं समुद्री डाकुओं को लूटने में माहिर हूं, मेरे साथ टीम बनाना चाहोगे? और यहीं पर पहला वॉल्यूम समाप्त होता है। एक रबरमैन जो पायरेट किंग बनना चाहता है, एक दानव तलवारबाज जो दुनिया में सबसे बड़ा बनना चाहता है, और एक चोर जो समुद्री डाकुओं से नफरत करती है और उन्हें लूटती है। क्या ये एक महान क्रू की शुरुआत है या ये तबाही का एक नुस्खा है? जब ये शक्तिशाली व्यक्तित्व खतरनाक समुद्री डाकुओं बगी द क्लाउन से टकराएंगे तो क्या होगा? खैर, ये पता लगाने के लिए हमारी अगली प्रस्तुति का इंतजार करें। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।